स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मानव में मादा प्रजनन तंत्र इस टॉपिक को, और कल के लेक्चर में हम लोगों ने मानव के मादा प्रजनन तंत्र के पहले भाग को डिस्कस किया था, और उस टॉपिक में हम लोगों ने प्राथमिक या मुख्य मादा जनन अंग अंडाशय की संरचना के बारे में बात की थी। आज हम इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ सहायक या द्वितीयक जनन अंगों या संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक तो चर्चा करेंगे अंडवाहिनी की, ओविडक्ट की, और दूसरी हम चर्चा करेंगे गर्भाशय की, यूटेरस की। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और पढ़ते हैं अंडवाहिनी के बारे में और गर्भाशय के बारे में। नंबर 1 शुरुआत करेंगे ओविडक्ट, अंडवाहिनी की संरचना के बारे में और अंडवाहिनी के जो कार्य हैं उनके बारे में। नंबर 1, अगर मैं अंडवाहिनी की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये संरचना लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक नलिकाकार संरचना है। जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो 2 प्रकार की नलिकाएं वहां पर होती हैं, मुलेरियन नलिका और वॉल्फियन नलिका। तो जो ये अंडवाहिनी है या जो ये ओविडक्ट हैं, इसका विकास, इसका परिवर्धन मुलेरियन नलिका से माना जाता है। तो जो मादा सदस्य हैं उनमें मादा प्रजनन तंत्र के साथ जो अंडवाहिनी, जो ओविडक्ट उपस्थित हैं, ये मुलेरियन नलिका से निर्मित परिवर्धित एक संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। इसी अंडवाहिनी में
निषेचन की क्रिया होती है और इस अंडवाहिनी को हम फैलोपियन नलिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसे फैलोपियन नलिका इस नाम से भी जाना जाता है। और ये अंडवाहिनी का वो स्थल है जहां पर शुक्राणु व अंडाणु, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहां पर तीसरी बात, अंडवाहिनी का जो एक सिरा है वो गर्भाशय में, यूटेरस में खुल जाता है। क्या देखते हैं हम मादा प्रजनन तंत्र में कि दो अंडवाहिनियां हैं और दोनों अंडवाहिनियां कॉमन रूप से इस गर्भाशय नामक संरचना में ओपन हो जाती है, इस संरचना में खुलती है। अंडवाहिनी का जो अग्र सिरा है वो सिरा अंडाशय की ओर है, ओवेरी की ओर है, लेकिन भौतिक रूप से फिजिकली अंडवाहिनी का अंडाशय के साथ संबंध नहीं है। यानी अंडवाहिनी अंडाशय के साथ ऐसे फिजिकली, भौतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो हम क्या देखते हैं कि अंडवाहिनी का जो सिरा अंडाशय की ओर है, उस सिरे पर क्या देखेंगे हम कि कुछ अंगुली नुमा, फिंगर लाइक अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। तो अंडवाहिनी के अग्र स्वतंत्र सिरे पर अंगुली नुमा अतिवृद्धियां हमें दिखाई देती हैं। और जो अगला सिरा है अंडवाहिनी का, वो एक्चुअल में कीप नुमा है, फनल के जैसा होता है, कीप के जैसा है, फनल के जैसा है। और यहां पर आपको अंगुली नुमा अतिवृद्धियां और दिखेगी। और इसीलिए इस अंडवाहिनी के अग्र स्वतंत्र सिरे को फिम्ब्रिएटेड फनल, रोमा भी कीप के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। तो यहां अगर मैं ड्रॉ करूं डायग्राम को, कल ड्रॉ करेंगे इसके डायग्राम को, कि ये अंडाशय है गोल और ये पूरी अंडवाहिनी इस तरह से। तो अंडवाहिनी का ये हो गया आपके अग्र सिरा और ये इसकी अंगुली नुमा अतिवृद्धियां इस तरह से। तो किसी भी प्रकार का भौतिक फिजिकल कनेक्शन अंडवाहिनी के अग्र सिरे और अंडाशय के बीच में नहीं है। तो यहां जो संरचना बनी अग्र स्वतंत्र सिरे पर, वो संरचना है रोमा भी कीप फिम्ब्रिएटेड फनल, जिसमें अग्र सिरा कीप नुमा फनल लाइक है और उस पर फिंगर के जैसी अंगुली नुमा अतिवृद्धियां हैं। तो जब भी अंडोत्सर्ग की, LH की उपस्थिति में
आर्तव चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और अंडाशय में जो ग्रैफियन पुटिका के अंदर द्वितीयक oocyte है वो अंडाशय से ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये जो कीप नुमा और ये जो अंगुली नुमा अतिवृद्धियां हैं वो उस द्वितीयक oocyte को ग्रहण कर ले, इसीलिए उसकी आकृति कीप नुमा है और उस पर ये अंगुली नुमा अतिवृद्धियां होती है। इस कीप नुमा संरचना में एक छिद्र होता है जहां से द्वितीयक oocyte अंडवाहिनी के अगले भाग में जाएगा। इस छिद्र को ऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। अगली बात, अंडवाहिनी की अगर हम आंतरिक भित्ति की संरचना को देखते हैं तो हमें आंतरिक भित्ति में उपकला ऊतक दिखते हैं और यहां पर जो उपकला ऊतक हैं उनके ऊपर पक्षमाभ छोटे छोटे सीलिया हैं वो उपस्थित होते हैं और इसी पक्षमाभी उपकला ऊतक के कारण द्वितीयक oocyte की आगे की ओर गति होती है। वो अंडवाहिनी में ओविडक्ट में आगे की ओर स्थानांतरित होता है। इसी अंडवाहिनी की कोशिकाएं एक तरल पोषक स्त्रावित करती हैं जो इस द्वितीयक oocyte को पोषण प्रदान करता है। तो आज हमने मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित अंडवाहिनी ओविडक्ट नामक द्वितीयक जनन अंग संरचना की बात की। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका है और इस अंडवाहिनी का परिवर्धन या इसका जो विकास है वो मुलेरियन नलिका से माना जाता है। इसी अंडवाहिनी में निषेचन की फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसलिए इसे फैलोपियन नलिका डिंबवाहिनी इस नाम से भी जाना जाता है। अंडवाहिनी का जो एक सिरा है पश्च सिरा वो तो गर्भाशय में जाकर खुलता है। अग्र सिरा स्वतंत्र है, कीप नुमा है, वहां अंगुली नुमा अतिवृद्धियां हैं। इसी स्वतंत्र अग्र सिरे को रोमाभिकीप फिम्ब्रिएटेड फनल के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसकी कीप नुमा आकृति बताई आपको, इस पर जो झालर नुमा अंगुली नुमा अतिवृद्धियां बताई, ये अंडाशय से अंडोत्सर्ग के समय जो द्वितीयक oocyte मुक्त होता है, ये विशेष आकृति, ये विशेष संरचना उस द्वितीयक oocyte को ग्रहण कर पाती है। यह एक छिद्र है ऑस्टियम, उसके द्वारा ये अंडवाहिनी के आगे के भाग में पहुंचेगा। पक्षमा भी उपकला ऊतक है, तरल भी स्त्रावित होता है, उनके जो भी कार्य है वो मैंने आपको बताए। तो कुल 2 अंडवाहिनियां हैं, एक दाईं ओर है एक बाईं ओर है और दोनों ही समान रूप से आकर गर्भाशय में खुल जाती है। तो अब हम बात करेंगे मादा के प्रजनन तंत्र से संबंधित जो दूसरी संरचना है जिसका नाम है गर्भाशय
यूटेरस। गर्भाशय भी अंडवाहिनी के समान एक सहायक या द्वितीयक जनन अंग या जनन संरचना है। तो अब बात करेंगे गर्भाशय की संरचना के बारे में और गर्भाशय के जो कार्य हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यूटेरस, गर्भाशय की संरचना। दोनों ओर की अंडवाहिनियां अपने पश्च सिरे के द्वारा गर्भाशय में खुल जाती है। अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र की वो संरचना है जहां पर आरोपण की, इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है और इसी गर्भाशय में संपूर्ण गर्भा अवधि के दौरान भ्रूण रहता है। तो भ्रूण का पूरा जो परिवर्धन है, जो डेवलपमेंट है, वो इसी गर्भाशय नामक संरचना में होता है। गर्भाशय की अगर मैं संरचना देखता हूं तो गर्भाशय की भित्ति इन 3 स्तरों से बनी होती है। गर्भाशय की भित्ति का जो बीच का स्तर है इसका नाम है मायोमेट्रियम। और जो ये मायोमेट्रियम है ये पेशीय स्तर है, मसल्स हैं यहां पर। गर्भाशय का मायोमेट्रियम जो स्तर है, यहां पर जो पेशियां हैं ये अरेखित चिकनी पेशियां हैं, यानी ये पेशियां अनऐच्छिक प्रकार की स्मूथ मसल्स होती हैं। और जब हमने प्रसव की क्रिया के बारे में डिस्कस किया था तो वहां आपको मैंने प्रसव पीड़ा की जानकारी दी थी। वो इन्हीं मायोमेट्रियम पेशियों में होने वाले लयबद्ध संकुचन होते हैं। मायोमेट्रियम के बाद गर्भाशय का सबसे जो आंतरिक स्तर है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये सबसे भीतरी स्तर है और सबसे बाहर एपीमेट्रियम, ये सबसे बाहरी स्तर होता है। तो एग्जाम में कई बार गर्भाशय के इन 3 स्तरों के नाम पूछे जाते हैं। तो एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 स्तर हैं। और इसी गर्भाशय में आरोपण की क्रिया होती है, मैंने जानकारी दी आपको। गर्भाशय का जो मुख्य भाग है वो नाशपाती के आकार का अधिक फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है। इसे बॉडी या काय के नाम से जाना जाता है। जबकि गर्भाशय का निचला भाग संकरा यानी नैरो है, इसे नेक या गर्भाशय की ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बात की अंडवाहिनी की, गर्भाशय की, इन दोनों अंगों की संरचनाएं पढ़ी, इनके क्या कार्य हैं उस पर भी हमने बात की। गर्भाशय के ही ऊतक गर्भ के साथ, भ्रूण के साथ संबंध बनाते हैं, यानी जो प्लेसेंटा अपरा बनती है उस अपरा का एक हिस्सा
इन्हीं गर्भाशय ऊतकों के द्वारा निर्मित होता है और ये अपरा का निर्माण आरोपण की क्रिया के समय होता है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।